बायोलॉजी क्लास 12 की पूरी किताब से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर लेकर के आए हैं। पूरी किताब से छटे हुए अंतर हैं और एक एक करके आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है परागण और निषेचन में अंतर। देखिए अच्छे से आपको समझा देते हैं। यहां पर एक फूल बना लेते हैं जल्दी से। ये जायांग वाला भाग हो जाएगा, गाइनोसियम वाला भाग, और ये इसके दलपुंज हो जाएंगे। ये बाह्य दलपुंज यानी कैलेक्स, करोला, और गाइनेशियम वाला भाग यहाँ पर अंडाशय। एक और पुष्प बना लेते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। 2 पुष्प मैंने बना लिए हैं। अब देखिए परागण किसे कहते हैं। इसमें देखिए यहां पर होंगे एंड्रोसियम। ये जो एंथर होते हैं, जो परागकोश होते हैं, परागकोश के अंदर परागकण भरे रहते हैं। अब परागण किसे कहते हैं, जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो उसे ही परागण कहा जाता है। जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो उसे ही परागण कहते हैं। जबकि निषेचन क्या होता है, निषेचन में क्या होता है कि यहां देखिए जो पराग नलिका इधर बन जाती है तो यहां पर अंडकोशिका होती है भ्रूण कोश में। इसको देखिए बाहर बना लेते हैं। ये प्रतिमुख कोशिकाएं थी, ये द्विगुणित कोशिका थी, ये सहायक कोशिकाएं, ये अंड कोशिका थी। तो इधर से मान लीजिए पराग नलिका आई इधर से वाली घूम करके, तो यहां पर 2 नरयुग्मक थे। तो जब एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयन करता है तो उसे ही निषेचन कहा जाता है। यानी बीजांड के अंदर जब अंड कोशिका से निषेचन करता है नरयुग्मक तो उसे ही क्या कहते हैं, निषेचन कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि निषेचन के पहले की प्रक्रिया होती है परागण। जो परागण है ये पहले होता है और परागण के बाद निषेचन होता है। यदि परागण नहीं होगा तो निषेचन संभव नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से लिख देंगे। फिर अगला है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर। लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं और गुरु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताते हैं। देखिए यहां पर ये पुंकेसर थे। जो पुंकेसर हैं इसको अगर हम यहां पर इसको काट लें, अलग बनाएं, इस तरह से एक हम अलग बना लेते हैं। इसका एक पुंकेसर है जैसे, और इस पुंकेसर के अंदर यहां पर परागकण भरे होंगे। तो ये जो परागकोश हैं इसी के अंदर लघु बीजाणुधानी विकसित होती है। यानी जो लघु बीजाणुधानी है ये पुंकेसर के परागकोश में विकसित होती है। लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के परागकोश में विकसित होती है। देखिए यहां पर अगर इसके हम काट को लें, इस तरह से काट को बनाएं, ये देखिए इस तरह से, तो ये इसकी काट है। तो ये देखिए ये लघु बीजाणुधानियां हैं। जो 4 परागपुट होते हैं यही लघु बीजाणुधानी है और इसी में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं जिनसे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो ये लघु बीजाणुधानी कहाँ विकसित होती हैं, पुष्प के पुंकेसर के परागकोश के अंदर विकसित होती हैं। जबकि जो गुरु बीजाणुधानी है ये अंडप के अंडाशय में, ये जो अंडप होता है, ये जो अंडाशय होता है पुष्प का, पुष्प के अंडाशय का जो बीजांड होता है या अंडप होता है उसमें विकसित होती है। गुरु बीजाणुधानी कहाँ विकसित होगी, पुष्प के अंडाशय के अंदर विकसित होती है और इसे ही सामान्य रूप से बीजांड कहा जाता है। सामान्य रूप से गुरु बीजाणुधानी को ही क्या कहते हैं, बीजांड कहा जाता है या ओव्यूल कहा जाता है। तो गुरु बीजाणुधानी पुष्प के अंडाशय में विकसित होती है, जबकि लघु बीजाणुधानी पुष्प के पुंकेसर के अंदर परागकोश में विकसित होती है। और फिर अगला बता देंगे कि जो लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी में जब परागकोश स्फुटित होते हैं तो नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। यानी इसमें नर युग्मक बनता है, इससे नर युग्मक बनता है। नर युग्मक क्या है, परागकण है, नर युग्मक का निर्माण होता है। जबकि जो गुरु बीजाणुधानी है इससे मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है, यानी कि अंड कोशिका बनती है। अगला है, देखिए अगला अंतर है भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर। भ्रूण कोश क्या है और भ्रूण पोष क्या है, तो आपको बता दें जितने भी आवृत बीजी पौधे होते हैं, जितने भी आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट,
मादा युग्मकोद्भिद माने फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है वही भ्रूण कोश होता है। जो मादा युग्मकोद्भिद है या फीमेल गेमेटोफाइट है उसे भ्रूण कोश कहते हैं। और भ्रूणपोष क्या है? तो देखिए भ्रूणपोष क्या होता है, जब आवृतबीजी पौधे होते हैं इसमें जब त्रिसमेकन की क्रिया होती है। यहाँ देखिए जब एक कोशिका, एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हुआ तो निषेचन हुआ और दूसरा नर युग्मक जाकर के द्विगुणित केंद्रक से संलयित होता है। तो चूंकि एक ही भ्रूण कोश के अंदर 3 केंद्रकों का मिलन होता है, 3 केंद्रक आपस में संलयित होते हैं, इसीलिए इसको त्रिसमेकन कहा जाता है। तो जब त्रिसमेकन हो जाता है तब भ्रूणपोष का निर्माण होता है, तब एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। और इसमें एक दो और बता दीजिए कि जो भ्रूण कोश है ये जनन इकाई होती है। भ्रूण कोश क्या है? जनन इकाई होती है या मादा युग्मक होता है, कह दीजिए एक तरह से जनन इकाई या मादा युग्मक होता है। जबकि भ्रूणपोष क्या होता है? तो ये पोषक ऊतक होता है। क्या होता है? पोषक ऊतक होता है। और जब बीज अंकुरित होता है तो ये उसको पोषण देता है। और जो भ्रूण कोश है ये अगुणित होता है, एन होता है, अगुणित यानी हैप्लॉइड होता है। जबकि जो भ्रूण पोष है ये त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित यानी 3n होता है। फिर अगला है डीएनए और आरएनए में अंतर अथवा डीएनए और आरएनए में रासायनिक अंतर। देखिए दोनों, ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। जितने भी अंतर मैंने रखे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में इसी में से आ जाएगा। तो देखिए डीएनए और आरएनए में अंतर या फिर डीएनए और आरएनए में रासायनिक अंतर। तो देखिए इधर लिख लेते हैं डीएनए और इधर लिख लेते हैं आरएनए। अब डीएनए और आरएनए में अंतर बताना है तो आप एक इसमें अंतर बता दीजिए कि जो डीएनए है इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, ऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। और दूसरा बता दीजिए कि जो डीएनए है ये मुख्य रूप से केंद्रक में, जो डीएनए है मुख्य रूप से केंद्रक में मिलता है। जो आरएनए है ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक की केंद्रिका में भी पाया जाता है। और इसमें आप बता सकते हैं रासायनिक अंतर में आप बता दीजिए कि जो डीएनए है इसमें जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन बेसेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं, जबकि आरएनए में नाइट्रोजन बेसेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है, यानी कि आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। इसी तरह से और भी जो डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, जो आरएनए है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इस तरह से कई सारे अंतर बता देंगे। फिर अगला है बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए जो ये बी इधर हम डाल देते हैं, बी डीएनए यहां पर लिख लेते हैं तो आपको समझने में आसानी रहेगी। इधर डाल लेते हैं तो इधर डाल लिया मैंने बी डीएनए, इधर डाल लेते हैं जेड डीएनए। अब जो बी डीएनए है अगर इसमें पहले अंतर को देखा जाए तो इसका हेलिक्स जो होता है दाएं हाथ की ओर कुंडलन होता है। कुंडलन इसमें कैसे होता है? दाएं हाथ की तरफ होता है और इसका बाएं हाथ की तरफ होता है। इसका कुंडलन दाएं हाथ की ओर होता है, इसका कुंडलन बाएं हाथ की ओर होता है, जो हेलिक्स होता है। और अगर दूसरे अंतर की बात की जाए तो इसमें जो क्षार युग्म होते हैं बी डीएनए में क्षार युग्म 10 पाए जाते हैं। इसमें क्षार युग्म 10 यानी नाइट्रोजन बेसिस कितने हैं? 10 पाए जाते हैं। जबकि जेड डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं या जो क्षार युग्म होते हैं इसमें 12 पाए जाते हैं, 12 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। इसी तरह से इसका हेलिक्स का जो व्यास होता है 20 अंगस्ट्राम, हेलिक्स का व्यास जो है 20 अंगस्ट्राम होता है, जबकि जेड डीएनए का जो हेलिक्स का व्यास है वो 18 अंगस्ट्राम होता है। तो ये सभी अंतर एक एक करके हमारे चैनल में अपलोडेड भी हैं, आप चाहें तो वहां से जाकर के भी देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। फिर अगला है प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर। जो प्लाज्मिड डीएनए होता है ये आकार में कैसा होता है? छोटा होता है। प्लाज्मिड डीएनए आकार में छोटा होता है। जो प्लाज्मिड डीएनए है ये आकार में छोटा होता है और जो गुणसूत्रीय डीएनए है ये आकार में बड़ा होता है। इधर है प्लाज्मिड डीएनए, इधर है गुणसूत्रीय डीएनए। जो प्लाज्मिड डीएनए है आकार में छोटा होता है, जो गुणसूत्रीय डीएनए है ये आकार में बड़ा होता है। और आपको बता दें दूसरा अंतर, जो प्लाज्मिड डीएनए है ये संख्या में 1 से लेकर 100 तक भी होते हैं।
1 से लेकर 100 तक या उससे अधिक भी हो सकते हैं, जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए है केवल 1 होता है, मात्र 1 होता है। और ऐसे ही आप बता सकते हैं कि जो प्लाज्मिड डीएनए होता है इसमें कॉन्जुगेशन में भाग लेता है या संयुग्मन में भाग लेता है, संयुग्मन में भाग लेता है, जबकि ये संयुग्मन में भाग नहीं लेता है। और ऐसे ही कई सारे अंतर हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है प्रोकैरियोटिक डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर है। प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर। प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए किसे कहा जाता है? तो देखिए, प्रोकैरियोटिक डीएनए जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उन सभी में प्रोकैरियोटिक डीएनए पाया जाता है, और जितने भी उच्च श्रेणी के जीव होते हैं उन सभी में यूकैरियोटिक डीएनए पाया जाता है। और देखिए, जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होते हैं इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। जो यूकैरियोटिक डीएनए होते हैं इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी, यूकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होते हैं ये वृत्ताकार होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक डीएनए होते हैं ये रैखिक होते हैं, रैखिक, ये वृत्ताकार, ये रैखिक होते हैं, रैखिक। और जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है इसमें एक अतिकुंडलित गुणसूत्र बनाता है, इसका डीएनए अतिकुंडलित गुणसूत्र बनाता है, जबकि जो यूकैरियोटिक डीएनए है इसमें केंद्र के न्यूक्लियो प्रोटीन जो होती है वो कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर गुणसूत्र बनाती है, और सदैव कह लीजिए कि 1 से अधिक। फिर अगला अंतर है जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर। तो जीनोटाइप क्या है? किसी जीव की जीनी संरचना को, जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। कोई भी जीवधारी है उसकी जीनी संरचना को क्या कहा जाता है? जीनोटाइप कहा जाता है। जबकि फिनोटाइप पे क्या होगा? किसी जीव की बाह्य संरचना को, किसी जीव की जो बाहरी संरचना होती है, बाहरी संरचना को फिनोटाइप कहा जाता है। यानी कि जैसे ये मटर का पौधा लगा हुआ है और इस मटर के पौधे को आपने देख कर बताया कि लंबा है, तो ये फिनोटाइप हो गया। जैसे कैपिटल टी था और ये कैपिटल टी स्मॉल टी था, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया गया। तो क्रॉस करवाने पर देखिए, अगर फिनोटाइप है तो ऐसे ही देख कर आप बता देंगे कि ये लंबा पौधा है, लेकिन अगर जीनोटाइप, जीन्स को चेक करेंगे तो इसका भी लक्षण है, इसका भी लक्षण है। तो जब जीनी संरचना को देखा जाता है तो जीनोटाइप, और जब बाहरी संरचना को देखा जाता है तो उसे फिनोटाइप कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कोडान और एंटी कोडान में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोडान किसे कहते हैं और एंटी कोडान किसे कहते हैं? देखिए, इस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, पूरा आप लोग जाइए देखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर अगला है समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय में अंतर। समयुग्मजीय, देखिए जैसे पर जो जीन होते हैं, जो एलील्स होते हैं, कैपिटल टी है तो समयुग्मजीय, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो विषमयुग्मजीय। ऐसे ही जैसे कैपिटल डी है तो समयुग्मजीय, कैपिटल डी स्मॉल डी है तो विषमयुग्मजीय हो जाएंगे। मतलब ये है कि जब किसी लक्षण के लिए जीन या कारक दोनों समान हैं तो उसे समयुग्मजीय। जब किसी लक्षण के लिए कारक के जो युग्म होते हैं, जो जोड़े होते हैं, समान होते हैं तो उसे समयुग्मजीय। और जब किसी लक्षण के लिए कारक के जो जोड़े हैं, युग्म है, वो समान नहीं होते हैं तो उसे विषमयुग्मजीय कहा जाता है। उदाहरण के रूप में मैंने आपको बता दिया, कैपिटल टी ये समयुग्मजीय है, कैपिटल टी इसी तरह से स्मॉल टी समयुग्मजीय हो जाएगा, स्मॉल आर, स्मॉल आर ये जो सेम एक ही जैसे होंगे वो समयुग्मजीय। लेकिन अगर कैपिटल आर स्मॉल आर है तो विषमयुग्मजीय, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो विषमयुग्मजीय। तो ये सब क्या होते हैं? विषमयुग्मजीय होते हैं। फिर अगला है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में अंतर बताइए। देखिए, जैसे मेंडल ने यहाँ पर क्रॉस कराया था, ये शुद्ध लंबा पौधा था, ये शुद्ध बौना पौधा था, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था। तो क्रॉस करवाने पर यहाँ पर संकर लंबे पौधा उत्पन्न हुआ था। ये P1 पीढ़ी थी, ये F1 पीढ़ी थी। अब देखिए, टेस्ट क्रॉस क्या होता है और बैक क्रॉस क्या होता है। जब F1 पीढ़ी का किसी भी पेरेंटल पीढ़ी के जनक से क्रॉस करवाया जाता है, चाहे इससे करवा दो चाहे इससे करवा दो, तो उसे बैक क्रॉस कहा जाता है। बैक क्रॉस ये भी है और इधर भी चाहे इससे आप करवा दीजिए चाहे इससे। यानी कि जब भी F1 पीढ़ी का P1 पीढ़ी के किसी भी जनक से क्रॉस करवाया जाता है
तो उसे ही बैक क्रॉस कहा जाता है। जबकि टेस्ट क्रॉस क्या है, जब F1 पीढ़ी का P1 पीढ़ी के अप्रभावी जनक से क्रॉस करवाया जाता है तो उसे ही टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। पीढ़ी का P1 पीढ़ी के अप्रभावी जनक से क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। सहज प्रतिरक्षा या जन्मजात तथा उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा किसे कहा जाता है और उपार्जित प्रतिरक्षा किसे कहा जाता है? सहज प्रतिरक्षा है, ये एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है सहज प्रतिरक्षा, जो हमें जन्म से प्राप्त होती है, जन्मजात होती है। जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, ये रोग विशिष्ट होती है। रोग विशिष्ट सहज प्रतिरक्षा अविशिष्ट प्रतिरक्षा है, उपार्जित प्रतिरक्षा रोग विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। रोग विशिष्ट ये हमें जन्म से प्राप्त होती है, जबकि ये बाद में रोग होने पर मिलती है या दी जाती है। इसमें एक उदाहरण कि त्वचा, जैसे त्वचा रोकती है प्रवेश रोगाणुओं को, आंसू रोकते हैं, लार रोकती है, वैसे ही इसमें बता सकते हैं कि मानव में चेचक की बीमारी के प्रति जो प्रतिरक्षा है, ऐसे ही इसमें भी आप उदाहरण बता सकते हैं कि जो टीकाकरण वगैरह किए जाते हैं। फिर अगला है सहजीविता और परजीविता में अंतर। सहजीविता किसे कहा जाता है और परजीविता किसे कहा जाता है, दोनों में अंतर बताना है। देखिए बहुत ही आसान सा अंतर है, आपको बता दें। देखिए सहजीविता क्या होती है, कोई दो सहभोजी हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, वो चाहे भोजन के लिए हो, चाहे आवास के लिए हो, चाहे भोजन खोजना हो, बनाना हो, चाहे आवास बनाना हो, चाहे रहना हो, हर चीज में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये इसकी हेल्प करता है, ये इसकी हेल्प करता है, और दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं। जैसे लाइकेन व साइकस की प्रवालाभी जड़ें, और ऐसे ही आर्किड व कंठलताएं, ये हो जाएगा। सहजीविता को 3 भागों में बांटा गया, सहोपकारिता, आद्य सहकारिता, सहभोजिता। ऐसे ही परजीविता को अगर देखा जाए, परजीविता क्या होती है, तो इसमें जो परजीवी होता है वो पोषक से भोजन ग्रहण करता है। परजीवी अपना भोजन पोषक से लेता है, पोषक से। जैसे तने पर पूर्ण परजीवी अमरवेल होता है, तने पर पूर्ण परजीवी अमरवेल होता है। फिर अगला है परजीविता और सहोपकारिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए परजीविता क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कोई 2 जीवधारी होते हैं, एक जीवधारी का लाभ लेकिन दूसरे की हानि होती है। और इसमें जो परजीवी होता है, जैसे ये परजीवी है तो जिस पर रह रहा है, तो परजीवी का तो लाभ हो रहा है, लेकिन पोषक की हानि हो रही, क्योंकि उसी से सारा कुछ ले रहा है। जैसे तने पर पूर्ण परजीवी अमरवेल होता है। ऐसे ही आंतों में जो परजीवी पाए जाते हैं मनुष्यों में, वो भी आप उदाहरण बता सकते हैं, एस्केरिस वगैरह। जबकि सहोपकारिता में क्या होता है, मैंने बताया कि 2 सहभोजी हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं, चाहे वो भोजन बनाने के लिए हो, चाहे आवास बनाने के लिए हो, चाहे खाना बनाने के लिए हो, हर चीज में एक दूसरे की हेल्प करते हैं और दोनों को बराबर बराबर लाभ होता है। फिर अगला है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। सक्रिय प्रतिरक्षा किसे कहा जाता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसे कहा जाता है, आपको बता दें। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है, ये हमारे शरीर की खुद की जो कोशिकाएं होती हैं, जो शरीर की खुद की कोशिकाएं प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं, अपने शरीर की खुद की कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करें तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, ये दूसरे रोगाणुओं से बने बनाए जो प्रतिरक्षी होते हैं, यानी शरीर की रक्षा के लिए जब प्रतिरक्षी सीधे शरीर को दिए जाते हैं, बने बनाए प्रतिरक्षी शरीर को सीधे दिए जाते हैं, तो उसे ही निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। और जो सक्रिय प्रतिरक्षा है, ये धीमी गति से कार्य करती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा तुरंत राहत पहुंचाती है। सक्रिय में आप बता सकते हैं जैसे मानव में चेचक की बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा, जबकि निष्क्रिय में आप बता सकते हैं कि काली खांसी है, टिटनेस है, रेबीज है आदि के लिए जो टीके वगैरह लगाए जाते हैं। फिर देखिए अगला अंतर है मानव और कापी में अंतर, या फिर समानताएं पूछ सकते हैं, अंतर पूछ सकते हैं, या फिर समानताएं पूछ सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक आ सकता है। मानव और कापी में अंतर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको बता दें, जो मानव है, चलिए कापी को पहले बताते थे, कापी और मानव। तो देखिए जो कापी है, ये कापी, इसके जो अग्रपाद थे, अग्रपाद लंबे, कापियों के अग्रपाद लंबे होते थे और अग्रपाद तथा पश्चपाद समान कार्य करते थे, यानी आगे वाले पैरों से भी चलता था और पिछले पैरों से भी चलता था। जबकि जो मानव है,
मानव में देखा जाए तो अग्रपाद छोटे होते हैं, अग्रपाद छोटे होते हैं, पश्चपाद लंबे होते हैं और अग्रपादों से मानव दूसरा कार्य लेता है जबकि पश्चपादों से चलता है। इस तरह से हो जाएगा। और फिर एक आप ये भी बता सकते हैं कि इसमें जो कपि था इसका अंगूठा छोटा होता था, अंगूठा छोटा होता था और अंगुलियां समांतर बराबर होती थीं, जबकि जो मानव है, मानव में जो अंगूठा होता है अधिक विकसित होता है और अंगुलियां समकोण पर होती हैं, समकोण पर होती हैं, अंगूठे के समकोण पर। फिर अगला है समजात तथा समवृत्त अंग में अंतर। समजात अंग किसे कहा जाता है और समवृत्त, ये देखिए हाई स्कूल में भी आता है। आपको बता दें कि ये हाई स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल में भी कोर्स में है जैव विकास के अंतर्गत। तो समजात अंग क्या होते हैं? वह अंग जो उत्पत्ति में समान होते हैं, उत्पत्ति में समान होते हैं, उन्हें समजात अंग कहा जाता है और जो उत्पत्ति में भिन्न होते हैं उन्हें समवृत्त अंग कहा जाता है। तो उत्पत्ति में समान इसलिए समजात, उत्पत्ति में भिन्न इसलिए समवृत्त अंग। और आपको बता दें समजात अंग जो होते हैं मूल रचना में भी समान होते हैं, यानी जो समजात अंग हैं, जो समजात अंग हैं ये उत्पत्ति और मूल रचना में समान होते हैं, मूल रचना में समान होते हैं किंतु कार्य में भिन्न होते हैं। उत्पत्ति में समान, मूल रचना में समान, लेकिन कार्य में भिन्न। जबकि उसके बिल्कुल उल्टा कर दीजिए और इसको बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, उत्पत्ति में भिन्न, मूल रचना में भिन्न, लेकिन कार्य बिल्कुल समान होते हैं। इसके कार्य अलग थे क्योंकि ये उत्पत्ति और रचना में समान थे लेकिन कार्य में भिन्न थे। ये उत्पत्ति और रचना में भिन्न है लेकिन कार्य में समान है। तो इस तरह से लिख देंगे। हमारे चैनल में वीडियो अपलोड आप ले जाइए, देखिए समझ में आ जाएगा। फिर अगला है लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसमें बिल्कुल कहानी की तरह से है, बहुत ही सरल है। देखिए जो लैमार्क थे, लैमार्क ने क्या किया था कि जिराफ के जो पूर्वज थे छोटी गर्दन वाले छोटे कद वाले थे, इन्होंने बताया कि ऊंचे वृक्षों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए वह गर्दन उचकाते थे, अगले टांगों को उचकाते थे, गर्दन को बढ़ाते थे। इसलिए धीरे धीरे करके उनके जो बाद की संतानें हुई उनकी गर्दन और अगली टांगें लंबी हो गईं। जबकि डार्विन ने बताया था कि वो पहले से ही कुछ लंबी गर्दन वाले थे और कुछ छोटी गर्दन वाले थे। जो लंबी गर्दन वाले थे वो बचे, जो छोटी गर्दन वाले थे वो मर गए। तो इस तरह से लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर मैंने समझाया हुआ है, आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं। फिर अगला है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? देखिए जैसे हरे पादप है, हरे पादप को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, तो ये क्या हो गई? आहार श्रृंखला हो गई, लाइन हो गई, एक बनी हुई है, खाद्य श्रृंखला हो गई। जबकि खाद्य जाल में क्या होता है कि हरे पादप को और भी कोई खाता है, टिड्डे को कोई और भी खाता है, टिड्डे को कोई और भी खाता है, मेढक को भी कोई और खाता है, सांप को भी कोई और खाता है। इस तरह से बहुत सारा जाल जैसा जब बन जाता है तो उसे ही खाद्य जाल कहा जाता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को ये कुछ प्रमुख अंतर बताए। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।